गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। और बेटा देखिए, आज हम क्लास 10th एसएसटी की बात कर रहे हैं, वर्षन नंबर 29। बेटा ये जो चैप्टर आपका चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पहले आपको बताया गया था, जिसकी हिंदी क्या होता है, वैश्वीकरण, और उसका दूसरा नाम भी होता है भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण भारत 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद जाके भारत ने जुड़ा। किसके साथ जुड़ा है? ग्लोबलाइजेशन के साथ। ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है ना, एक तरह से जो हमारे मार्केट है, हमारे जो बाजार है और विश्व का जो बाजार है, उसको जोड़ देना। या शॉर्टकट में आप सोचिए, अपनी संस्कृति उनकी संस्कृति के साथ जोड़ना, हमारे जो आदान प्रदान वस्तुओं का, सेवाओं का, ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है वो क्या होता है? वैश्वीकरण। केवल हम ये नहीं लिख सकते हैं कि हम अपने बाजार को विश्व के बाजार के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, बल्कि क्या होता है ना, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो सोच विचार है, पहनावा है, वो भी सब हम दूसरे साथ जोड़ते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए बेटा, आज जहां हमारे भारत में धोती और कुर्ता पहना जाता था, आज हम अमेरिका का जो रिवाज है, जीन्स और टॉप वगैरह, मतलब जो टी शर्ट वगैरह हम पहनते हैं, और लड़कियां भी वही है, ओके, जीन्स वगैरह वो पहनते हैं। वो किसका कल्चर है? हमारे भारत का नहीं है, वो क्या है? दूसरे देश का। और जैसे आप दूसरे के देश की बात करोगे, हरे राम हरे कृष्णा, वो हरे राम हरे कृष्णा वो भी वो भजन करते हैं, साड़ी पहना हुआ, वो देखोगे। और नहीं आता है उनको, तब भी वो प्रयास करते हैं, वो हमारे संस्कृति भी अपना रहे हैं। इसमें कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी है। आप इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये जो पैराग्राफ दे रखा है वर्कशीट में आप पढ़ोगे, हम क्या करें, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई है। ग्लोबलाइजेशन में अच्छाई क्या है बेटा? जो देश हमारे जो सामान हमारे देश में नहीं बनता है, हम दूसरे देश से आसानी से मिल पा रहा है, समझ रहे हो? केवल सामान ही नहीं, उनकी संस्कृति हमें पता लग रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ सेवाओं का भी, बहुत सारे लोग जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, तो किसकी वजह से हो पाया? ग्लोबलाइजेशन वजह से हो पाया, ठीक है। चलिए, अधिक से पिछले 2 से 3 दशकों में, दशक का मतलब समझ में आता है ना, 10 साल का होता है दशक। जैसे 3 दशक का मतलब हो गया 90 के बाद, 90 से 2000, फिर 2000 से 2010, 2011 से 2020, तो 3 दशक तो हो गया ना बेटा। चलो 92 93 में भारत जुड़ा। अब एक चीज सोचिए, इससे पहले भारत में ग्लोबलाइजेशन के साथ क्यों नहीं जुड़ा? या इससे पहले जो उसकी जो विदेश नीति था बेटा, तो उसमें सकता ही था, इसकी जो इसीलिए था क्योंकि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने आया और भारत को कैसे कब्जा किया। और जब तक थोड़ा भारत अपने अंदर से सुदृढ़ नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज को वो मौका नहीं दिया था। क्लियर हो गया बेटा? अभी आप देखो क्या है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है जो उसके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। जहां जहां उसको सस्ता प्रोडक्शन होगा, वो वहीं वहीं अपना इंडस्ट्री खुलेगा, ठीक है, अपना कंपनी खोलेगा। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है, साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक निवेश, विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है कि विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया की वैश्वीकरण है। अच्छा ठीक है, कोई पूछता है वैश्वीकरण क्या है, तो आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है, और इसको आप देखने की कष्ट करें। क्या बताया मैंने? ये देखो, वैश्वीकरण क्या है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ये जो तीव्र एकीकरण का मतलब क्या है? और ये परस्पर संबंध, तीव्र एकीकरण, इसका मतलब आज हम दूसरे देश को आसानी से जा पा रहे हैं, उनके सामान हम यूज कर पा रहे हैं, उनकी संस्कृति हम अपना रहे हैं, वहां जाके हम नौकरी कर पा रहे हैं, ये सब होता है एकीकरण। एमएनसीज या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एमएनसी कंपनियां, वहां से कंपनियां आता है, हमारे देश में लग जाता है, और वहां से लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनको रोजी रोटी मिलता है, और जो दूसरी कंपनी वो यहाँ से मुनाफा भी कमाता है। दोनों का फायदा इसमें होता है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। इसके अलावा देशों के बीच लोगों की जो आवाजाही भी बढ़ी हुई है। मैंने क्या बताया, अभी बहुत सारे देश में आना जाना आसानी से हो रहा है। तो भारत सरकार भी कुछ
स्पेशल कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ सेक्टर को छोड़कर मुक्त व्यापार, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ उसको। पहले क्या होता था, अगर कोई बड़ा मशीन मंगाना हो, भारत सरकार से परमिशन लो, उधर परमिशन लो, फिर बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इससे क्या होगा, जो 1991 के जो अलग नीति जो बनाया गया, उससे क्या होता है, नई आर्थिक नीति, उससे क्या होगा, 2 4 5 सेक्टर छोड़ गए। मेडिसिन हो गया हमारा, एक हो गया जो प्रशासन, जो हमारे आर्मी नेवी, ये सब की जो हथियार हो गया, उसको छोड़कर उसके बाद आपका हो गया तंबाकू, गुटखा, ये ड्रग्स, ये सब के ऊपर, ऐसी कुछ चीज़ें के ऊपर प्रतिबंध अभी भी है। इसके अलावा सभी को क्या कर दिया गया, बहुत छूट दे दिया गया। समझ रहे हो बेटा। तो आ जाओ, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक। वैश्वीकरण को संभव किसने बताया? अभी मैंने प्रौद्योगिकी के बारे में बताया, इंडस्ट्री के बारे में बताया। ओके, तो परिवहन प्रौद्योगिकी से तेज सुधार हुआ। अगर एक इंडस्ट्री होगा, उसको ला जाने माल और ले आने में बेटा परिवहन की तो सुविधा होता ही होता है, तो वो आपको वो बढ़िया हुआ। इससे कम लागत से लंबी दूरी का वस्तुओं को तेजी से आपूर्ति का संभव हो पाया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। 199 या 599 में हमें क्या मिल जाता है, रोज का 1.5 GB 2 GB मिल जाता है। तो आप समझ रहे हो बेटा, अगर कभी कभी डिस्काउंट भी हो जाती है तो रोज 1.5 GB और एक्स्ट्रा मिल गया। तो सोचिए, अगर 599 में हम 3 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, इसका मतलब समझते हो 84 डेज, या 1 महीने की भी छोटा सा हिसाब मैं बताता हूँ। अगर 1 महीने में 199 200 के हम रिचार्ज करते हैं और रोज 3 GB मिलता है, इसका मतलब हमें 28 डे या अप्रोक्सीमेट कितना 90 GB हमें मिल जाता है। और उस 90 GB का कितनी कीमत होता है, 199 रुपीज। इसका मतलब कितना रुपए बेटा हम पे करते हैं, 18, 2 रुपये कुछ पैसे, 3 रुपये भी हम पे नहीं कर रहे हैं। तो सोचो कितनी सस्ता है कि हमारे देश में किसकी डाटा के। ये किस लिए समझा रहा हूँ कि जो सूचनाएं, जो संचार प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में बेहतर हो रहा है। ठीक है, दूरसंचार सुविधाएं, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन और फैक्स सहित टेलीफोन का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। ये सारे क्या हो रहा है ना, संचार उपग्रह जो है उसके वजह से क्या हो पा रहा है ना, संभव है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार, अगर कोई गरीब रिक्शा भी चला रहा है तो उसके पास 2 फोन है बेटा। ठीक है, झाड़ू लगाने वाला भी, कि वो भी इंसान है, वो भी यूज करेंगे। उसके लिए तो खुश होना चाहिए हमें कि वो भी यूज कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बातें हैं कि भारत जो है किसमें विकास कर रहा है, दूरसंचार, सूचना और परिवहन में भी विकास उसमें हो रहा है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश। विदेशी व्यापार प्रीवियस आप जो वर्कशीट है उसमें आपको बताया गया था, व्यापार क्या होता है, निवेश क्या होता है। कुछ चीजें खरीद के आप डाल दो, इन्वेस्टमेंट हो गया। जमीन कहीं खरीदे, उसको लंबे समय के लिए रख दिए बाउंड्री बना के, वो निवेश हो गया। व्यापार क्या है, आज कपड़े आपने 1000 मीटर खरीदे और उसको आप बेच रहे हो, GST वगैरह बना के तरीके से, वो आपका हो गया व्यापार हो गया। ऐसे ही सिर्फ देश के बाहर अलग अलग देशों के साथ जब आप बिजनेस करोगे उसे विदेश व्यापार कहते हैं। और अलग अलग देश में जाके जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, उसे विदेशी निवेश कहा जाएगा। उदारीकरण का मतलब क्या होती है, उदारीकरण इसका मतलब उसमें थोड़ा सा छूट है, राहत है। ठीक है, वो चीजें हैं। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण जैसे शांत स्वभाव है, छूट देना, ये सब चीज उदारीकरण कहते हैं। कैसे भी आप उसको समझो। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक क्या होता है, अगर तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी चीन का सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट तो कर नहीं सकता भारत। तो क्या कर रहा है, उनकी जो सामान है उसको टैक्स लगा के उसको थोड़ा सा यूज करने योग्य नहीं बनाएगा। अगर पीछे आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर बाहर से कोई चीन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चीन का एक सामान आ रहा है 300 रुपये, भारत में वही सामान, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 450 रुपये, और भारत सरकार ने चीन में आने वाले सामान के ऊपर 60% प्रतिशत लगा दिया, तो वही सामान हमें मिलेगा 480 रुपये, जो कि भारत के सामान अच्छे क्वालिटी में 450 रुपये। तो हमें किसको खरीदना चाहिए, भारत के सामान वो क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमारे जो लाभ है हमारे देश को जाएगा, इसमें रोजी रोटी मिलेगा, इसमें लोगों को काम मिलेगा। तो हमें इस प्रकार के प्रयास हर किसी को करना चाहिए कि क्या है, स्वदेशी चीजें खरीदें। थोड़ा महंगा जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम पे हमारे जेब में ही आया बेटा, तो उसको आप ध्यान देना।
कभी आप बाजार जाते हैं, अगर सस्ता मिलता है और उसमें भारत की कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी महंगा अगर हो रहा है तो उसको खरीदने की प्रयास कीजिए, क्योंकि भारत सरकार प्रयास कर रहा है कि भारत की जो बाजार में जो सामान है उसके साथ दूसरे देश के जो सामान उसको मतलब उसके रेट बराबर करने के लिए या छोटे बड़े आगे पीछे होगा, जिससे कि भारत के सामान का जो डिमांड है भारत में बढ़ जाए और लोग उसे खरीदें। और एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारत सरकार इतना प्रतिबंध लगाने के बावजूद जो चीन का जो फोन है उसको लॉन्च करते ही 2 घंटे में बिक जाता है। बेटा हर किसी को समझना है, सिर्फ आग बबूला होकर भाषण देने से नहीं है, हमें भी उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे चीज़ों का हम यूज नहीं करना चाहिए। जो है उसको तो आप तोड़ नहीं सकते। एक के पास फ़ोन है वो तोड़ के क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा। ओके, मैंने बहुत बार देखा जूम ऐप में जब बच्चों को पढ़ा, कह रहे सर जी वो तो चाइनीस है और बैठ के वो पबजी खेल रहे हैं। अब बेटा ये कहाँ तक सही है कि जूम ऐप में आप पढ़ाई के लिए मना कर रहे हो लेकिन आप पबजी खेल रहे हो, तो वो भी तो एक चाइनीस गेम है। समझ रहे हो? आपको अगर आपको चीन से बदला लेना है तो आपको करना क्या है, आपको कोडिंग सीखना है, आपको भी हमारे देश के विकास के लिए सामान खरीदना है। समझ रहे हो ना? मैं दूसरे टॉपिक में गया, सॉरी फॉर इट बेटा, लेकिन कहने मतलब है विदेश व्यापार और विदेश निवेश की नीति का उदारीकरण। छूट बिल्कुल मिल रहा है। पहले जिस प्रकार की भारत सरकार ने लिखा है आजाद के, ये जो इम्पोर्टेंट है इसको देखो, ये क्या दे रखा है, आजाद के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। वो क्योंकि बाहर कंपटीशन इतना हो गया, तो अंग्रेज यहाँ आए थे। पहले तो हमारे जो सामान था उसको ले जाके यूरोप में बेचते थे, काफी अच्छे पैसे कमाते थे। उन्होंने देखा ऐसे करने से भारत की जो इंडस्ट्री है, भारत का जो हैंडीक्राफ्ट है, भारत का जो हस्तशिल्प है वो बढ़ेगा, भारत की जो लोग हैं वो ज़्यादा सही हो जाएंगे, कारखाना खुल जाएगा। उसने क्या प्लान बनाया, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गया और वहाँ से कंपनी वगैरह खोल के वहाँ से बन बनाया चीज़ यहाँ भेज दिया। इससे क्या हुआ ना, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट से भारत की जो उद्योग है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब भारत क्या करा ना, आजाद के बाद उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, अवरोध लगाया था। अवरोध इसलिए लगाया कि भारत का मार्केट अभी नहीं है दूसरे देश के साथ, दूसरी मार्केट के साथ कंपटीशन करने के लिए। लेकिन 1990 के बाद मैंने बताया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद वैश्वीकरण के साथ भारत जुड़ा, अब भारत कंपटीशन करने लायक हो गया। समझ रहे हो बेटा आपको क्या बता रहा हूं मैं? आप किसी कंपटीशन में जाओगे, आपको क्लियर नहीं है, जैसे आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो, अगर आपको ये नहीं पता वैश्वीकरण क्या है तो आप कैसे दोगे? आप पढ़ के तैयारी करके जाते हो ना। अगर लॉकडाउन में पढ़ाई आपने नहीं किया, आपको बोर्ड का पेपर दे दिया जाएगा, आप बैठ सकते हो? नहीं। तो भारत ने भी ऐसे किया। दूसरे विश्व की जो दुनिया भर की जो उत्पादक है, इंडस्ट्री है, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए भारत को थोड़ा समय लगा। अब भारत उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है बेटा? वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था और विदेशी कंपनियों यहाँ अपने कारखाना, देखो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा मोदी जी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी चीन के बाद, जो कोविड-19 के बाद, अभी भारत एक विकल्प के रूप में या अपॉर्चुनिटी के रूप में दूसरी कंपनी देख रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अभी कंपनियां खुल रही हैं और भारत सरकार को उसको स्वागत करनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। और उसके लिए क्या है, बहुत सारे फायदा है बेटा, नुकसान अगर भी है तो फायदा है। फायदा क्या है ना, भारत में अगर वो कंपनी बनेगा तो वो हमारे लिए टैक्स देंगे, लोगों को रोजी रोटी मिलेगा। उसके साथ क्या होगा ना, जो सामान है वो सस्ता भारत में मिलेगा, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है। हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। उसमें नुकसान और क्या है, उसमें नुकसान ये होगा कि हमारे जो कृषि जो जमीन है वो खत्म होता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ चीजें नुकसान है लेकिन लाभ भी ज्यादा है और नुकसान भी है, तो दोनों तरफ से है। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट दे रखा है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, WTO। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये विश्व व्यापार संगठन क्या करता है ना, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है ना, उदारीकरण, उदार, ये शब्द को आप अच्छी तरह से समझना। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वो जो नियम बनाता है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बेटा अभी अमेरिका और बहुत सारे देश WHO के ऊपर भड़के हुए हैं। क्यों भड़के हुए हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले कोविड-19 को कह रहा था नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ नहीं भागता है, अब वो पता लगे एक के बाद दूसरे तीसरे क्या बहुत सारे लोगों को फैलाएगा। और देखो अमेरिका या भारत जैसे बहुत सारे देश का क्या हाल है। ये किसकी बदौलत है? WHO। मैं आपको कहोगे WTO है, आप WHO समझा रहे हो, मैं बता रहा हूं वो ऐसे संगठन है जो वर्ल्ड लेवल का होता है बेटा। तो ये विश्व व्यापार संगठन भी वही है, उस चीज का उसका उद्देश्य होता है व्यापार को उदार बनाना है, आराम बनाना है। ठीक है ना?
और हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, मुक्त व्यापार की। लेकिन बेटा जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग तो चीन के सामान खरीद रहे हैं और वो उसी सामान वो क्या कर रहा है, हम अपनी सेना में यूज कर रहा है, बड़े बड़े अस्त्र लगा रहा है और धमका रहा है भारत को, ये जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे ना, हम टैक्स लगाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम उनके सामान को भारत में नहीं लाने दें, ठीक है। और ये देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बरकरार रखा है। बहुत सारे जो विकसित देश अभी भी क्या कर रहा है, जब WTO ने कह दिया कि व्यापार होगा और ये मुक्त व्यापार है, लेकिन कुछ ऐसे विकसित देश है, विकसित देश तो आपको पता है क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। विकसित देश में जैसे आप अमेरिका बोलोगे, ठीक है ना, और जर्मन है, जापान है, कोरिया है, ऐसे बहुत सारे देश है जो आपका डेवलप्ड कंट्री है। वो क्या करते हैं, व्यापार को अभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन है वहां से, तो वहां उनका माल तो हम खरीद सकते हैं, हमारा माल खरीदने में कुछ चीज दिक्कत है, वो सारे चीजें हैं बेटा, वो समझना। इस उम्मीद के साथ कि बच्चे थोड़ा लॉन्ग हो लेकिन आपको समझ में आए, क्योंकि समझ में आए। सिर्फ क्वेश्चन सर से कुछ नहीं बनना है बेटा, सिर्फ उतार के आप टीचर के सामने तो अच्छे बनोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। अदर दूसरी बात होती है, मुझे हिंदी में लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से भी मैं आपको नहीं दे पाता हूँ। कोई नहीं, मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ, आप इस वीडियो को देखोगे शुरू से एंड तक तो आपको मिलेगा आंसर, और जो नहीं देखेगा आंसर ढूंढेगा, सॉरी बेटा, उसको नहीं मिलेगा। दुनिया में अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? ये लिखो, ये पूरे लाइन लिखोगे। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। मुझे लगता है, यहाँ लिखोगे जो आपको लगता है, ये लिखोगे मुझे लगता है। ऐसे क्यों हुआ ना, ऐसा वैश्वीकरण की वजह से हुआ। जहां क्यों हुआ वहां क्या लिखोगे, वैश्वीकरण की वजह से हुआ। क्यों ना, वैश्वीकरण से केवल भावनाओं को, केवल संस्कृति का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि सेवाओं का, वस्तुओं का, सोच विचार का, पहनावे का, भाषाओं का, धर्म का भी आदान प्रदान हो रहा है। आपको जानकर बेटा आश्चर्य होगा, जन्माष्टमी 150 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। जो जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा जैसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की रथ जो खींचा जाता है, वो भी बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन जो है वो सभी देशों को एक पटरी में ला दिया, जिससे कि एक दूसरे के निकट हो पाए। आपको क्लियर हो गया। और WTO जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्था है, लगातार ये प्रयास कर रहा है किस प्रकार मुक्त व्यापार हो, और ऐसे में भी देश एक दूसरे के नजदीक हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा? मैं उम्मीद करता हूं कि पहला का आंसर बड़ी अच्छी तरह से आपको 2-4 लाइन में आपको आ गया होगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए, ठीक है। 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? अब मैंने क्या बताया, अभी आपका लॉकडाउन है, अगर आप बोर्ड का पेपर कहा जाएगा 2 दिन के बाद आप बोर्ड का पेपर दो, आप नहीं दे सकते। क्यों बेटा? क्योंकि आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं। अगर आपको थोड़ा समय दे दिया जाएगा, अगर अभी स्कूल खुल जाएगा सितंबर लास्ट में, और आपको अच्छी तरह से स्कूल टीचर जो है आपका क्लास टीचर अच्छी तरह से समझाएं, और आप मार्च तक आप एलिजिबल हो गए पेपर देने के लिए। उसी प्रकार की जब देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेज ने हमारे जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, वो एक तरह से वो तोड़ चुका था। चाहे कृषि हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हमारे जो कंपनी है वो खड़ा होके दूसरे साथ कंपटीशन करने लायक नहीं था। आपको पता होगा रूस ने हमारे कंपनी को थोड़ा सुधार करने के लिए पैसे दिया था 1917 के दशक में। तो ऐसे में हमारे देश कंपटीशन लायक तो बन जाए बेटा। अगर आप खुद गिर रहे हो, आप दूसरे साथ लड़ाई कैसे करोगे? तो उसी प्रकार ये जो समय हो गया 1990 के बाद, जब भारत ने वैश्वीकरण के साथ जुड़ गया, अब वो कंपटीशन लायक हो गया। आप देख रहे हो भारत की जो कंपनी है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, कॉटन है, चाय है, कॉफी है, मसाले हैं, वो पूरा वर्ल्ड फेमस है बेटा। समझ रहे हो? आम भी जाता है यहाँ से, हमारे बहुत सारे चीजें भारत क्या करता है, आयात निर्यात भी करता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। क्यों? और कुछ बन बनाए चीजें भी है। समझ रहे हो मेरे बात को? खास करके जो टेक्सटाइल है, जो कपड़े हैं, उसमें जो है काफी ज्यादा तरक्की हुआ है। समझ रहे हो? कोविड में थोड़ा सा नुकसान हुआ जरूर है। तो आप इसको क्या लिखोगे?
1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? क्योंकि देश का विकास तब संभव था जब भारत का बाजार विश्व की बाजार के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकसित देश हमारे देश को सिर्फ शोषित करेंगे, हम भी अपने सामान उनको देते हैं और हम भी मुनाफा कमाते हैं, ऐसे बात नहीं है। भारतीय ग्राहकों को इस नीति के परिवर्तन से होने वाली दो लाभ बेटा, बहुत सारे लाभ मैं बता रहा हूं। पहले एक लाभ है कि दूसरी जो सामान है, जो मशीन वगैरह है, बड़े बड़े मशीन है जो जैसे वो हम क्या करते हैं, जो बैनर वगैरह बनाते हैं, वो मशीन भारत में नहीं है, दूसरी देश से आसानी से आ जाता है हमारे देश और बहुत सस्ता होता है। उसके साथ बहुत बड़े बड़े मशीन है जो हमारे कंपनी में लग रहा है, हमारे देश में नहीं है, दूसरी देश में, वो आसानी से ले पाते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है, न बन बनाए चीजें आसानी से हम दूसरे देश बेच सकते हैं। ओके, भारत में बनता है वो श्रीलंका जाती है, अमेरिका जाता है, सऊदी अरब जाता है और देश में जाता है, उससे हम काफी बड़े मुनाफा कमाते हैं, जिससे कि हमारे कंपनियां चल पाता है और उससे भारत को बड़ी अमाउंट मिलती है, बहुत पैसे मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि 1991 में इस अवरोध को हटाया क्यों गया और इस भारतीय ग्राहकों को क्या क्या लाभ हुआ। ओके, उसके बाद तीसरी क्वेश्चन आते हैं। एक लड़की है, वो क्या है ना, यानी टॉय खरीदना चाहती है, 300 रुपये है, ठीक है ना। आयात क्या आ गया, मतलब बाहर देश से लिया गया, वो देश का नाम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइना से लिया गया 300 रुपये में। आपने एक घटिया सामान लिए खरीदना चाहते हो, एक ट्रेन है, दिखता बहुत बढ़िया है, अंदर कुछ नहीं है बेटा, धोखे में मत रहना। बिल्कुल वैसे ही सामान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता का जो टॉय भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। अब भारत सरकार ने खिलौना पर 60% कर लगा देता। बिल्कुल, मैंने अभी क्या बताया, 60 क्या, उसको 80% टैक्स लगा दो, ठीक है ना। इनको तो मुंह से बेटा नहीं दे सकते वीडियो में। मैं कह रहा हूं कि आप आज से ही बेटा कसम खाइए और चीन का सामान का आगे मत खरीदिए। मैंने क्या बताया, जो विचारधारा बच्चे के अंदर है, नहीं हम जूम ऐप डिलीट कर दिए सर जी, वो चाइनीज ऐप है जो आप पढ़ाते हो, लेकिन यहाँ पबजी दिन भर खेल रहे हो, ऐसे सोच मत रखो बेटा। जिसमें आपको फायदा हो रहा है उनकी तलवार से उनको काटो, ठीक है बेटा, वो ध्यान दो आप। और भी है, आप जुड़ सकते हो उसमें। तो भारत सरकार ने उस पर 60% लगा दिया, तो 300 का 60% हो गया 180 रुपये। कितना हो गया, 180 रुपये। सो 300 और 180, 480 रुपये हो गया। अभी चाइना का जो माल है, एक तो उसका कोई चलो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसका रेट हो गया 480 रुपये और भारत का उसी सामान का रेट हो गया आपका 350 रुपये। बिल्कुल मैं भारत के सामान खरीदूंगा, अगर महंगा भी होता 500 भी होता तो भी मैं भारत के सामान खरीदता। इससे हमारे भारतीयों को जो टॉय बनाता है उसको लाभ मिलता, बाजार को लाभ मिलता, वहां पे लोग काम करने लायक होते हैं। लेकिन इसमें आप आंसर क्या लिखोगे ना, वृंदा को भारत के सामान खरीदना, वो भारत के सामान खरीदेगी क्योंकि वो सस्ता है। और हमें ये क्यों लगता है कि वो ऐसे खरीदेगी, ऐसे जो खिलौना निर्माता है उनको मदद मिलेगा। क्या मदद मिलेगा, क्योंकि वो चाइनीज का जो ये खिलौना जो 300 रुपये का वो चाइनीज बेच के उसमें भी आधा 150 रुपये कमा रहा है या 200 रुपये कमा रहा है, वो कमाई हमारे भारत के जो औद्योगिकी है, भारत की जो मालिक है, जो दुकानदार है, उनके पास किस्तों में जाएगा। ऐसे भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छे मदद मिलेगा। समझ रहे हो बेटा। और लास्ट 4 क्वेश्चन। ये कोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपनी छोटे से गांव में लौटता है, ठीक है बेटा। अब आज भी बहुत सारे सामान बेटा आदिवासी वगैरह जो टोकरी वगैरह जो बनाते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं आ पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो बिक नहीं पाता है। तो वो जब कोर्स करके गई है, क्या कोर्स करके गई है ना, अपने छोटे गांव में शिक्षा पूरा करके, हाँ, तो दे रखा है ICT। ये ICT क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग करेगा। मतलब ये अपनी टोकरियों का फोटो खींचेगा। जैसे मैं जो भी पढ़ाता हूं बेटा, तो उसको मैं जिस प्रकार नेट से, यूट्यूब से, या क्या कर रहा हूं मैं ना, अलग अलग से ट्विटर पे उसको मैं भेज रहा हूं, जिससे लोगों को पता लग रहा है हाँ सर जी पढ़ाते हैं, कंटैक्ट करते हैं और मुझे PDF वगैरह मंगाते हैं, लिंक मांगते हैं, तो जिससे कि मुझे लोग जानने लगे, 1000-2000 से व्यू या 5000 व्यू आने लगा, जो 10-20 आता था, ऐसे वो क्या करने लगेगा, ICT। उसके माध्यम से इसमें क्या होता है, टीवी में ऐड देना है, नेट पे देना है, ठीक है, उससे देकर वो अपनी जो चीजें हैं उसको फेमस कर सकता है, जिससे आदिवासी समुदाय को चीजें हैं उसको वो बिजनेस करना चालू कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया ये जो मैंने बताया कि ICT क्या होता है। ICT एक
एक ऐसे चीजें हैं, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है, उस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के जो परीक्षण, जो संग्रहण, निर्माण और प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। वो क्या, ये जो गौरंग क्या करेगा, वो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आदिवासी भाई है उनकी जो टोकरी है उसको नेट पे भेज के, उसको ऐसे ऐसे जगह भेज के उसको थोड़ा सा पहले फेमस कराएगा और अपने बिजनेस शहर तक ला सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा इस वीडियो में जो समझा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है ना बेटा। और आप ध्यान होगा कि बहुत जल्द आपका यूट्यूब का क्लास चालू होने वाला है, तो बेटा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।